नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेटा आज की 25 अप्रैल 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, आज इश्यूज बहुत हैं। सबसे पहला इशू तो रहेगा कि कैसे हम जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम बना सकते हैं। उसके पीछे यहाँ पर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं। तो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों चीज़ों के से संबंधित ये आर्टिकल है, देखेंगे इसको, रीस्किलिंग सोसाइटी को। दूसरा आर्टिकल इधर आप देख सकते हो, कैपिटल आउटरीच, कि अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जो फर्स्ट विजिट हुई है 5 अगस्त 2019 के बाद में, इस विजिट की क्या सिग्निफिकेंस है वो जानेंगे जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसके आगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के हाथ में क्या है और कैसे ये इस टाइम की महंगाई कंट्रोल हो सकती है वो जानेंगे। फिर ये वाला आर्टिकल है, स्विस प्रॉमिस, कि भाई स्विट्ज़रलैंड जो है वो न्यूट्रल ही था, न्यूट्रल ही है, पर जिस तरीके से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उस केस में स्विट्ज़रलैंड कमिटेड भी है कि कहीं पर भी फाइनेंशियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्विट्ज़रलैंड जो अवेलेबल कराता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में, उसका कोई मिसयूज़ ना कर ले। इसका हम समरी लेंगे। और लास्ट एक आर्टिकल रहेगा पुअर्टी से रिलेटेड। IMF वर्ल्ड बैंक के जो रिसेंट पेपर रिलीज़ हुए हैं उनमें किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है पुअर्टी को। तो ऐसे करके हमारे पास 5 इश्यूज़ हैं, देखते हैं इनको एक एक करके। फर्स्ट आर्टिकल है रीस्केलिंग सोसाइटी। आर्टिकल को लिखा है मनीष सब्रवाल जी ने और इसके अलावा ऋतुपर्णा चक्रवर्ती ने। इनका ये कहना है कि आज जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं कि जहाँ पर एक तरफ एक्सट्रीम पुअर्टी है और दूसरी तरफ हमारे यहाँ से सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया जाता है, इस तरीके की इमेजिनेशन ना तो 1947 में रखी गई थी, ना 1991 में, ना 2001 में। बोले जब ये कमियां थी, या फिर जो एक कहते ना कि हम जो ड्रीम लेते हैं या फिर जो दूर की सोच के चलते हैं, उन चीज़ों में जो कमियां थी वो कमियां अभी भी सेम चीज़ हम रेप्लिकेट कर रहे हैं। इस वजह से हमारे पास में प्रॉपर डेटा अवेलेबल नहीं है, प्रेडिक्शंस अवेलेबल नहीं है, तो हम पॉलिसी कैसे बनाएंगे। तो राइटर्स का यही कहना है कि 2032 में हम वाकई में कितनी जॉब्स क्रिएट करना चाहते हैं, किस सेगमेंट में हमारे यूथ को आप ले जाना चाहते हो, तो उसके लिए प्रेडिक्शन प्रॉपर होनी ज़रूरी है। और इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज़ ट्राईपार्टाइट कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एम्प्लॉयर, यूनिवर्सिटी और यूथ तीनों का कोलैबोरेशन हो। और इस तरीके की सिचुएशन जब बनती है ना एजुकेशन सिस्टम में, कि जब जॉब गिवर है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ मिल करके और जो एजुकेशन ले रहे हैं उन यूथ को ट्रेनिंग दे, स्किल दे उनको, दैट इज़ नॉन एज अप्रेंटिसशिप। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि अप्रेंटिसशिप को हमें यहाँ पर प्रमोट करने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे जहाँ पर हमारा यूथ खुद स्किल्ड होगा, सेल्फ हीलिंग होगा। कहीं पर कोई टारगेट हो, मान लो कि अगर आपने ट्रेनिंग दे दी तो डिमांड किस चीज़ की है, क्या ऐसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सकती है जिससे कि हमारे समाज की प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से वो अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, राइटर का यहाँ पर ये भी कहना है कि हमारे यहाँ पर जब प्लानिंग स्टार्ट हुई थी, जो भी हमारे स्टैटिस्टिक्स की हम बात करें, तो फर्स्ट स्टैटिस्टिशियन PC महालनोबिस, जिन्होंने सबसे पहले डेटा को एनालाइज करने की बात की थी इंडिया में, हमारी इकोनॉमी को हम कैसे लेकर के जाएं, उन्होंने भी कुछ कमियां छोड़ दी थी। वो कमियां कैसी थी कि हमारे कुछ फिक्स्ड गोल थे, कुछ फिक्स्ड हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स थे, रिलेशनशिप थी, कौन कौन से प्लेयर्स थे, कौन पार्टिसिपेट करेगा कौन नहीं करेगा, एकदम फिक्स। मतलब ये ना तो फ्लेक्सिबिलिटी थी और ना एक हो जाती एंगेजमेंट थी प्रॉपर। ये चीज़ मेंशन की है निखिल मेनन ने अपनी बुक जिसका नाम है प्लानिंग डेमोक्रेसी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वही बात आती है कि जिस तरीके से हमने इकोनॉमिक ग्रोथ अभी तक इंश्योर की है, जिसमें हमारी पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन, इस इतने बड़ी पॉपुलेशन वाले कंट्री को 72 साल लग गए ब्रिटिशर्स को टेक ओवर करने में, जिनकी पॉपुलेशन है सिर्फ और सिर्फ 66 मिलियन। तो आप देखो कि हमें कितना ज़्यादा अभी तक भी आप अपने खुद के रिसोर्सेज पर काम करने की ज़रूरत होगी। और रिसोर्सेज की बात हो और एम्प्लॉयमेंट की बात हो तो 4 चीज़ों के बिना हम बात नहीं कर सकते, दैट इज़ फैक्टर्स। कौन सी? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो हमारे यहाँ पर कैपिटल है और कैपिटल नहीं है। कैपिटल है, वहाँ पर प्रॉपर यूटिलिटी नहीं है, और जहाँ पर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर कैपिटल की शॉर्टेज है। सिमिलरली लेबर की बात करो, हमारे यहाँ पर लेबर है, स्किल्ड लेबर अवेलेबल है, बट वही चीज़ है कि उसकी यूटिलिटी जो है वो एक कन्फाइंड एरिया में है, जबकि
आपको जो क्वांटिटी ऑफ लेबर सप्लाई है वो कंटिन्यू बढ़ती चली जा रही है पॉपुलेशन राइज के साथ में, बट उनकी यूटिलिटी प्रॉपर नहीं है क्योंकि उनके पास में प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। तो यहाँ पर हमें एक कहते हैं ना कि एक सिंपल वे में चलने की ज़रूरत नहीं है, लीनियरिटी पे चलने की ज़रूरत नहीं है, हमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा। और इसके लिए 5 pronged स्ट्रेटजी यहाँ पर राइटर्स हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं। तो ये तो सिनेरियो क्लियर हो गया कि हमारे यहाँ पर जॉब्स को लेकर के क्या प्लानिंग रही है और क्या सिनेरियो अभी निकल के आ रहा है। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी है लर्निंग विद अर्निंग। भाई स्किल डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें कि मार्केट की जो डिमांड हो उसके हिसाब से हो और साथ में उनकी ट्रेनिंग के टाइम पे उनकी जो कहते हैं ना कि उनका स्टाइपेंड कुछ मिलता रहे, उनको सैलरी मिलती रहे। तो लर्निंग विद अर्निंग, इसमें ज़रूरत किसकी है कि भाई एक इनकम सपोर्ट दे दिया जाए। जो भी स्टूडेंट, जो भी यूथ अपने एजुकेशन के लिए एनरोल करते हैं, उनका जो यूनिवर्सिटी है उसका कोलैबोरेशन जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनके साथ होनी चाहिए जहां पर वो आसानी से ट्रेनिंग कर सके। साथ में ट्रेनिंग के साथ साथ में उनको जब स्टाइपेंड मिलेगा या स्कॉलरशिप मिलेगी तो बच्चे अपने आप अट्रैक्टेड होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे कि उस कंपनी में और क्या अच्छा किया जा सकता है, तो बेटर प्रोडक्टिविटी भी इंश्योर करना पॉसिबल हो पाएगा। तो एक तो पॉइंट हो गया ये। इसके आगे देखें, दूसरा जो अप्रोच है दैट इज़ लर्निंग बाय डूइंग। भाई सीधी सी बात है कि आप जब तक, एक तो होता है कि सप्लाई साइड आपने कॉन्सेप्ट तैयार कर दिया कि ऊपर से यूनिवर्सिटी ने कैरिकुलम तैयार कर दिया, फैकल्टीज़ फिक्स कर दी, हाँ जी आप जाओ पढ़ाओ। अब बच्चे जो हैं एग्जैक्टली उसी चीज़ को पढ़ेंगे जो चीज़ वहाँ पे बताई जा रही है सिलेबस में। बट राइटर हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं, वो ये कि आज हमारे यहाँ पर जो भी जिन जॉब्स में भी यूथ जो वाकई में इनकम अच्छी कर रहे हैं ना, वो सेगमेंट्स हैं इंजीनियरिंग, सेल्स, कस्टमर सर्विस और लॉजिस्टिक। यहाँ पर ज़्यादातर काम कौन सा हो रहा है? सॉफ्ट स्किल का। सॉफ्ट स्किल का मतलब कि जो एक अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल आसपास की एक्टिविटीज से कैप्चर करता है ना, बोलो वो चीज़ों पर ज़्यादा इफेक्टिवली वो परफॉर्म कर पा रहा है बजाय कि उसको क्लासरूम में पढ़ाया गया है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको इंटीग्रेट करना होगा रियल एनवायरनमेंट को एजुकेशनल सिस्टम के साथ में। इससे क्या होगा कि प्रॉपर मैनर में एक बच्चा जो कुछ सीख रहा है एक 4 दीवारी की क्लासरूम में, उसको वो प्रॉपर अप्लाई कर सके। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें ज़रूरत है करंट सॉफ्ट और थियोरेटिकल जो स्किल्स हैं उनको एक कोलैबोरेशन में लाया जाए। प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए इंटीग्रेटेड मैनर में। तो लर्निंग बाय डूइंग, दैट मीन्स ओपन एंडेड लर्निंग की ज़रूरत है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है लर्निंग विद फ्लेक्सिबिलिटी। भाई सीधी सी बात है, हमारे यहाँ पर जॉब्स में भी जॉब्स के टाइम पर भी एजुकेशन होनी चाहिए। अप्रेंटिसशिप जिसको हम बोल रहे हैं, अप्रेंटिसशिप जिसको हम बोलते हैं, जो बंदा अपनी एजुकेशन के साथ साथ में जाकर के अपनी ट्रेनिंग है वो कंटिन्यू करता रहे और साथ में उसको पेमेंट भी मिले, तो और ज़्यादा एनकरेज मैनर में करें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल है, ऑन कैंपस दैट मीन्स ऑफलाइन, और ऑन साइट जहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पर वो काम करे। तो ओवरऑल अगर देखें तो इन चारों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बेशक अगर हम खुद देखें तो जहाँ ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें वो तो देखो सस्ती पड़ती है, ऑन कैंपस उससे ज़्यादा महंगी पड़ती है, और ऑन साइट जाने के लिए एम्प्लॉयर जब तक यूनिवर्सिटीज़ के साथ में कोलैबोरेट नहीं करेगा जब तक बच्चे वहाँ पर विजिट ही नहीं कर पाएंगे। और ऑन जॉब की बात करें तो उसमें तो फिर एम्प्लॉयर्स को एनकरेजमेंट देना ही होगा जिससे कि वो अपने खुद के लिए नए यूथ और नई एनर्जी क्रिएट कर सके। बट यही है कि कॉस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है। जैसे कि राइटर खुद बोल रहे हैं कि हम अमेरिकन बिजनेस स्कूल कैंपसेस में जाकर के कोई एजुकेशन लेते हैं तो हमें 18,000 रुपये पर आवर के हिसाब से पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो उस केस में हमें ज़रूरत क्या है कि सस्ता थोड़ा सा एजुकेशनल सिस्टम बनाया जाए जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी, दैट मीन्स ज़रूरत हो तो साइट पे जाके स्टडी कर ले, ज़रूरत हो तो कॉलेज में स्टडी करे। देखो थ्योरेटिकल बेसिस ले लिया, ऑनलाइन अगर वो इंटरेक्ट कर सके, तो ओवरऑल इन चारों का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो कितना फ़ायदा होगा। इससे फ़ायदा क्या है कि एक तो फीस रिड्यूस हो जाए और इन चारों का इंटीग्रेशन आप प्रॉपर कर दो, ऑनलाइन, ऑफलाइन, ऑन कैंपस, ऑन साइट, चारों एजुकेशनल सिस्टम का। तो इसका बेनिफिट ये रहेगा कि भाई हमारे यहाँ पर जो टारगेट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का कि हमारे टोटल यूथ में जितनी पॉपुलेशन है उसका 50% हम ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो अचीव कर लें, वो पॉसिबल हो पाएगा। तो ऐसे में एम्प्लॉयबिलिटी को ध्यान में रखना जरूरी है और इंक्लूसिवनेस लाने की जरूरत है इन चारों क्लासरूम्स की। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो सजेशन आ रहा है दैट इज लर्निंग विद क्वालिफिकेशन मॉड्यूलैरिटी। भाई सीधी सी बात है, क्वालिफिकेशन मॉड्यूलैरिटी का मतलब हो गया कि आपने मान लो किसी इंस्टीट्यूशन से कंप्यूटर का 3 महीने का कोर्स कर लिया।
अब आपने सोचा कि यार 3 महीने का कोर्स तो हो ही गया और मुझे मेरी लाइफ में और ज़्यादा अप स्किल करना है खुद को, तो अब मैं एक काम करता हूँ, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में एनरोल कर लेता हूँ, तो उसमें मेरे को एडमिशन मिल जाए। अब 3 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स का अगर आपको कोई वहाँ पर बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो आप कहाँ एनकरेज फील करोगे। तो यही चीज़ यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि गांधी जी ने नई तालीम का जो कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें हॉलिस्टिक और एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने की बात की थी कि कैसे भी करके एक इंडिविजुअल खुद के काम से लर्न करे और फिर बाद में उसकी जो डिग्री एजुकेशन है उसके साथ उसका कोलैबोरेशन हो तो उसका बेनिफिट बहुत मिलेगा। और इस चीज़ को ही कंटिन्यू करते हुए राधाकृष्ण रिपोर्ट 1948, कोठारी कमीशन रिपोर्ट 1968, न्यू नेशनल पॉलिसी 1986, इन तीनों ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया और यही चीज़ अब रिकॉग्नाइज अल्टीमेटली हमारे यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर हो रही है, जिसमें यह है कि एक इंडिविजुअल अगर 3 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स करके आए तो वो बंदा 1 साल के डिप्लोमा कोर्स में भी एडमिशन ले, वो बंदा अपने 2 साल के डिप्लोमा कोर्स में भी एडमिशन ले और वो चाहे तो डिग्री में भी एडमिशन ले सकता है और उसको उसका बेनिफिट भी मिले। तो ऐसे में हमें ज़रूरत क्या है कि जो सिलोज में डिवाइडेड है ना सेगमेंट, कि भाई स्कूल, स्किल, कॉलेज, ये अलग अलग जगह पे लेनी है, सॉरी, इनको इंटीग्रेट करो, टाइम बहुत कम है। क्योंकि एक इंडिविजुअल स्कूलिंग करेगा, फिर कॉलेज करेगा, फिर बाद में ब्रिज कोर्स करेगा। भाई इसके पहले आप कॉलेज के साथ साथ में ब्रिज कोर्स कंडक्ट करवाते रहो ना, जिससे कि बच्चा अपने आप ही साथ साथ में एम्प्लॉयबल होता चला जाए। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑन जॉब लर्निंग होनी चाहिए, जिससे बच्चों को कुछ इनकम भी हो और साथ में क्वालिफिकेशन के लिए ज़्यादा वेट भी ना करना पड़े। देन कम्स लर्निंग विद सिग्नलिंग वैल्यू। भाई सीधी सी बात है, हमारे यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में एंट्री और एग्जिट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एंट्री, आईआईटीज में एंट्री के लिए, आईआईएम्स में एंट्री के लिए देखो क्या कंपटीशन है। फिर आ जाए एग्जिट, एग्जिट के लिए भी कंपटीशन की कोई कमी नहीं है। फॉर एग्जांपल आईपीसीसी की जो फाइनल एग्जाम होती है सीए के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, वो देख लो। ओवरऑल आप इसका रिजल्ट क्या देखते हो कि हमारे यहाँ पर आपने एंट्री कहाँ ली और एग्जिट कहाँ से लिया, उसका परिणाम ये रहता है कि हाई क्वालिफिकेशन या हाई डिग्री होल्डर्स जो हैं वो हमारे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हुए दिख रहे हैं। जबकि इसी के काउंटर में अगर देखा जाए तो डिग्री होल्डर्स, लगभग 60% डिग्री होल्डर्स कोरिया के टैक्सी ड्राइवर्स हैं। हाल हमारी कंट्री का ही नहीं है, हाल बाकी कंट्रीज का भी है, पर कैसे हम इस चीज़ को, इस एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं वो बता रहे हैं। यूएसए में ये डेटा है, बस ये आपके केवल सेंस लेना है, हमें तो बस इतना ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर बहुत बड़े हाई क्वालिटी वाले इंडिविजुअल जिन्होंने डिग्री कोर्स कंप्लीट किया हुआ है वो क्या कर रहे हैं, गार्ड की, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं। तो आप पहले से ही प्लान क्यों नहीं करते हो इस चीज़ का कि भाई हमें यूथ को किस तरफ लेके जाना है। एजुकेशन जो है 11th 12th की जो है, वैसे तो आपकी बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ का सोल्यूशन है, पर इसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा टास्क रहेगा। क्योंकि 6ठी क्लास से वोकेशनल कोर्सेज में डाल दिया जाएगा कि हाँ जी भाई कोडिंग में जाना है, कोडिंग में जाओ, म्यूजिक में जाना है, म्यूजिक में जाओ। एक स्ट्रीम जो है वो 6th क्लास से डिसाइड होने लग जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा इसके पहले भी ऐसी बात नहीं है कि इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। जब 1975 के टाइम पे 20 पॉइंट प्रोग्राम आया था ना, 20 का, ठीक है, 20 सूत्री प्रोग्राम जिसको बोला था हिंदी में, उसमें 20th पॉइंट था वो यही था कि हमें डिग्री अप्रेंटिस को बढ़ाना है, जिससे कि अपनी एजुकेशन के साथ साथ में ही बंदा एम्प्लॉयबल बन जाए। तो आज हमारे पास में 1 करोड़ के लगभग अच्छे यंगस्टर्स अवेलेबल हैं, इनको इनकी तरफ ही, डिग्री अप्रेंटिस की तरफ ही हमें पुश करना चाहिए, बहुत बेनिफिट होगा। तो ये था एजुकेशन प्लस एम्प्लॉयबिलिटी, दोनों को इंटीग्रेट करता हुआ शानदार आर्टिकल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है पुअर्टी एंड पॉलिटिक्स ऑफ फ्रीबीज। आर्टिकल को लिखा है अशोक गुलाटी जी ने और ऋतिका जुनेजा जी ने। इनका ये कहना है कि अभी रिसेंटली 2 वर्किंग पेपर रिलीज हुए, एक तो वर्ल्ड बैंक ने किया है, एक आईएमएफ ने किया है। दोनों पेपर्स का ये कहना है कि एक देश में पर कैपिटा मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर देखें तो एक दिन में एक बंदे को कम से कम $1.9 खर्च करने चाहिए, जिससे कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। अगर इस $1.9 से कम जो भी खर्च कर रहा है उसको एक्सट्रीम पुअर्टी की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो इस केस में राइटर्स का ये कहना है कि अभी अगर देखें तो हमारे देश में वर्ल्ड बैंक के और आईएमएफ के इस पेपर के हिसाब से बहुत कम गरीबी रह चुकी है अभी, क्योंकि हमारे यहाँ पर इससे तो ज़्यादा खर्चा करने वाले लोग हो चुके हैं। ठीक है जी, वर्ल्ड बैंक का पेपर है, ये किस पे बेस्ड है, कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे, ठीक है, जिसमें ये बताया गया है सीधा सा कंक्लूजन कि हमारी देश में जितनी पॉपुलेशन है उसका 10.2% जो पार्ट था वो एक्सट्रीम पुअर्टी लेवल के अंडर में रह रहा था
2019 की ये बात है। तो एक तो ये हमारे पास में डेटा अवेलेबल है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। आईएमएफ पेपर ने एनएसओ का कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे है वो एनालाइज किया और उसमें ये देखा कि हमारे यहाँ पर जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेसिस पे जो फ्री में और सस्ता खाना प्रोवाइड किया गया और साथ में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो शुरू की गई पेंडेमिक पीरियड के टाइम पे, बोला इसने हमारे देश में एक्सट्रीम पुअर्टी को लगभग खत्म कर दिया। 2019 में 0.77% ही रह गई और 2020 में थोड़ा सा पेंडेमिक की वजह से राइज हो गई 0.86%। तो ओवरऑल अगर देखें तो आईएमएफ भी ये बात कह रहा है। इसके आगे एक और इंपॉर्टेंट इंडिसी आ रहा है, दैट इज नीति आयोग। नीति आयोग ने अपना जो मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स है वो लॉन्च करना शुरू किया, जिसके बेसिस पे ये था कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बेसिस पे अगर देखें 2015 में तो बोला 25% जो लोग हैं इंडिया के वो अंडर पुअर्टी जी रहे हैं। अब ये जो मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स है ये इसके देखो 12 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं, जिसमें हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, एजुकेशन है, लिविंग स्टैंडर्ड है, इन सबको देखते हुए फिर बाद में रैंकिंग दी जाती है। तो ओवरऑल अगर देखें तो जो ट्रेंड चल रहा था 2015 से अभी तक, उसके हिसाब से 2019-20 में मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स जो है वो और ज़्यादा डिक्लाइन कर गया होगा। इसका मतलब हमारे यहाँ पर पुअर्टी और ज़्यादा डिक्लाइन कर गई होगी। तो ऐसे में वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एंड नीति आयोग तीनों के इंडिसेस शो कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर पुअर्टी कम हुई होगी। बट कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि भाई 1.9 परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से $1.9 की बात आप जो कर रहे हो वो बोलो बहुत कम है, इसको आप रिवाइज करो और 3.2 तक लेकर के जाओ इसको, क्योंकि 1.9 का मतलब अगर हम कन्वर्ट भी करें ना सीधा सीधा डॉलर को रुपीज़ में, इसका मतलब 150 रुपया भी खर्च नहीं कर रहा है एक आदमी अपनी लाइफ पे। तो 150 रुपये में क्या अपना पेट भर पाएगा? अगर देखे जाए तो 60-70 रुपये में तो एक डाइट आती है, बाकी और भी तो अपनी नीड्स हो ही जाती हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो एक्सपर्ट्स का कुछ का ये कहना है कि भाई आप तो एक तो इसको रिवाइज करो, रीस्केल करो, और ये जो पुअर्टी का लेवल आपने $1.9 का ले रखा है ना, इसको बढ़ाओ पहली चीज़ तो। और आईएमएफ के पेपर में पुअर्टी के लिए ये 3.2 वाला पॉइंट है, इसके लिए बोल भी दिया गया है। तो ओवरऑल अगर देखें तो 3.2 तक अगर लेके जाएं, 1.9 वाला जो लेवल है इसको 3.2 पीपीपी तक लेके जाए डॉलर्स में, तो हमारे देश में 14.8% पॉपुलेशन जो है वो गरीबी की रेखा के नीचे जी रही है। और वर्ल्ड बैंक के पेपर के हिसाब से देखें तो लगभग 44.9% के लगभग हमारे पुअर्टी आ जाएगी। तो ओवरऑल बात क्या है कि हमारे देश में जो पुअर्टी का लेवल है वो रिड्यूस हुआ है, इसमें तो कोई डाउट वाली चीज़ है नहीं। पर सवाल यह है कि जिस तरीके से अभी सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि भाई गरीबों को भूखा नहीं सोने देना है, तो बोले एक तो आप रैशनल्स थोड़े चेक करो, एक बार आप डेटा अपडेट करो, क्योंकि कोविड के बाद में बेशक लॉकडाउन लगे, इकोनॉमिक हार्डशिप आई, तो गवर्नमेंट ने जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जिसके तहत जो अनाज दिया जाता है वो तो कंटिन्यू रखा ही, बाकी एडिशनल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी शुरू कर दी, जो कि अल्टीमेटली सितंबर 2022 तक अभी कंटिन्यू रहने वाली है। ओवरऑल अगर देखें तो 2022 का ये जो साल रहेगा ना, इसमें आप मानो कि लगभग 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें आप मानो कि लगभग 93.2 मिलियन मैट्रिक टन अनाज जो है वो बांटा जाएगा लोगों में फ्री में। तो राइटर बस यहीं पे सवाल दे रहे हैं कि देखो पेंडेमिक रुक चुकी है या पेंडेमिक डाउन हो रही है, रुकी तो क्या है, डाउन हो रही है, और इकोनॉमी भी बाउंस बैक कर रही है। तो यहाँ पर अब टॉप प्रायोरिटी है ना, इन अलोकेशंस को थोड़ा रिड्यूस करने की ज़रूरत है। ये जो आप फ्रीबीज बांट रहे हो वोट के नाम पर, इसको रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि मेन जो आर्ग्यूमेंट है ना वो यही है कि आप अगर वाकई में किसी को कैपेबल एनफ बनाना चाहते हो तो उसको, वही बात है कि भाई आप अगर किसी को मछली पकड़ना अगर सिखा दोगे बजाय इसके कि फ्री में किसी को मछली पकड़ाओ, तो उससे कितना बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि आप कितने दिन तक एक सपोर्ट देते रहोगे इस तरीके का, जबकि एक स्किल डेवलपमेंट का जो काम है, जॉब क्रिएशन का जो काम है, वो अगर किया जाए तो ठीक रहेगा। तो ओवरऑल जब सरकार इस तरीके से फ्रीबीज बांटती है ना, उसके चलते जहां पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वहां पर गवर्नमेंट नहीं कर पाती, नुकसान होता है अल्टीमेटली पूरी इकोनॉमी को। तो ये चीज़ यहां पर राइटर जो है मेन हाईलाइट कर रहे हैं कि हमें रीथिंक करने की ज़रूरत है, रिकैलिब्रेट करने की ज़रूरत है, जो भी हमारे सामने इश्यूज आ रहे हैं उनको देखते हुए। अब आपको पता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में जो फ्री में अनाज दिया जा रहा है या सस्ते में अनाज दिया जाता है, तो उसको मेंटेन करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। एक तो देखो कि कितना कंजम्पशन है, कितना आप स्टॉक रिक्वायर्ड है, उसको आप देखो
कि बफर स्टॉक की रिक्वायरमेंट है हमारे यहाँ पर 21 मिलियन मेट्रिक टन, जबकि हमारे पास में अवेलेबल है 74 मिलियन मेट्रिक टन। इसका मतलब जितनी ज़रूरत है ना, उससे ज़्यादा तो एक्सेस में हमने स्टॉक कर रखा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो मेंटेनेंस रखी जाती है गोडाउन्स की इनकी, इनमें अगर गेहूं की बात कर, चावल की बात करें तो लगभग आप देखो यहाँ पर 37,267 रुपये पर टन के हिसाब से खर्चा लगता है मेंटेनेंस में। सिमिलरली गेहूं की बात करें तो 26,838 रुपये पर टन के हिसाब से लगता है अगर इस एक्सेस स्टॉक को मेंटेन किया जाए। तो आप देख लो ओवरऑल कितना कॉस्ट आ रहा है सरकार पर, 1.8 लाख करोड़ रुपीस एनुअली। तो आप इस चीज़ को सही से मैनेज करो। इसका मतलब इनएफिशिएंसीज बहुत सारी हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें रैशनल्स पे फिर से जाना होगा, जो कमियां हैं उन कमियों को करेक्ट करना होगा, नहीं कितना जो एक्सचेकर का पैसा है वो नुकसान में चलता चला जा रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जब से शुरू की गई है तो उसकी वजह से भी खर्चा थोड़ा बढ़ा है। ये बात ठीक है कि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जितना पैसा मांगता था, ठीक है, पहले देखो लगभग 5.41 लाख करोड़ रुपए का ड्यू चल रहा था, उसको फिर बाद में गवर्नमेंट ने अभी क्लियर कर दिया। बट अभी भी अगर देखा जाए ना तो हर साल इस तरीके की प्रोग्राम चलते रहेंगे। अभी जो चल रहा है करंट सिनेरियो, जिसमें NFHS भी है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी है, SH भी है ना, और दूसरी तरफ आप ये देख सकते हो क्या नाम है इसका, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये भी अगर शुरू रहती है तो आपको 2.8 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक कैसे किया जाए? बस सिंपल सी तरीका यही है कि जी एक तो क्या है कि जो लीकेजेस हैं उनको करेक्ट करना ज़रूरी है। पहली चीज़ तो जो बेनिफिशियरीज हैं उनको आइडेंटिफाई करो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। दूसरा सॉल्यूशन ये बताया जा रहा है कि FCI से जो गोडाउन से अनाज निकल करके जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स हैं, फेयर प्राइस शॉप्स हैं, वहाँ पर जाके बिके, उसके बीच में लगभग 40% तक का लीकेज है, उस लीकेज को रोकना ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जिस तरीके से गरीबों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जो अंत्योदय योजना शुरू की गई थी, ठीक है, 2003-4 के लगभग शुरू की गई थी। उस टाइम पे NDA फर्स्ट गवर्नमेंट चलती थी, जिसमें चावल 3 रुपये किलो, गेहूं 2 रुपये किलो, इस तरीके से दिया गया था। और जो बिलो पुअर्टी लाइन इंडिविजुअल्स है, BPL फैमिलीज है, उनको देने की बात की गई थी। तो बोलो उसको रैशनलाइज करो, वही बात आ गई। इसके अलावा आप PDS सिस्टम में कॉस्ट सेविंग पे ध्यान दो, जहाँ जहाँ पर भी नुकसान हो रहा है उनको करेक्ट आउट करो। सब्सिडीज़ हैं, सब्सिडीज़ को आपको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर में रिसर्च डेवलपमेंट को प्रमोट करो, जिससे कि एक कम लागत पे अच्छा प्रोडक्शन हो और बेनिफिशियरीज टारगेटेड मैनर में रिकॉग्नाइज हो। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इरिगेशन, रोड, मार्केट, ये भी प्रमोट करो। इनोवेशन आना चाहिए जिससे कि जॉब्स भी क्रिएट हो और साथ में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी राइज हो। इससे क्या होगा, गरीबी भी खत्म हो गई और ये जो प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर भुखमरी की है ये भी खत्म हो जाएगी। तब जाकर के सस्टेनेबल मैनर में हम ग्रोथ रजिस्टर कर पाएंगे। तो सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए तैयार है? करेगी तो अच्छी बात है, बाकी टाइम बताएगा। तो ये पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इन सबको इंटीग्रेट करते हुए, फूड सिक्योरिटी, इनको देखते हुए 2 आर्टिकल्स हमने देखे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कैपिटल आउटरीच। देखो इस आर्टिकल में मेन जो टारगेट है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जब से बाइफर्केशन हुआ है जम्मू कश्मीर का 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद में ये पहली विजिट हुई है अभी, ठीक है। तो इसमें 2 इश्यूज़ हैं। एक तो पॉइंट ये कि पंचायती राज डे 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के तौर पे ऑब्जर्व करते हैं। तो वहाँ पर लोगों को एम्पावर करने का जो बीड़ा उठाया हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा कि ग्रास रूट लेवल पे हम डेमोक्रेसी प्रमोट करेंगे, उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर ये दिन चूज़ किया गया जो कल का गया, ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पर मेन जो पॉइंट है वो ये कि इन्वेस्टमेंट जो है, देखो जम्मू कश्मीर किसी भी एरिया को अगर आपको डेवलप करना है तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा होगा, आप जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करोगे, अपस्किल करोगे यूथ को, उसका फ़ायदा होगा। तो दूसरा जो ऑब्जेक्टिव था ये विजिट जो हुई थी उसका, वो ये कि UAE की फॉर्म्स को अट्रैक्ट किया गया है। UAE जहाँ पर कश्मीर के बहुत सारे लोग जाके सेटल हो चुके हैं। UAE जिसने अभी रिसेंटली रेडिकल कदम लेते हुए, आपको पता है 2 साल पहले अब्राहम अकॉर्ड साइन किया था, किसके साथ? इजराइल के साथ मिलके। तो ऐसे में UAE को अट्रैक्ट करके वहाँ की कंपनीज को लाना जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना और यूथ को ये देना कि अब यूथ जो है वो सफ़र नहीं करेगा उस तरीके से जिस तरीके से उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ने किया। बोले कश्मीर का यूथ अब इकोनॉमिक जो सेगमेंट है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देगा। तो सवाल ये है UAE को ही क्यों पकड़ा?
क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे सेगमेंट। एक तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ठीक है, आपको पता है OIC का मेंबर है ये, और इसके अलावा इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पाकिस्तान जो अपना ब्रदर कंट्री कंसीडर करता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से UAE की कंपनीज को अट्रैक्ट करना और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कराना, ये भी एक अपने आप में मेन पॉइंट है कि कैसे भी करके कश्मीरी यूथ को एक तरीके से मेन स्ट्रीम लाइन में लाया जा सके। तो बात ऐसी है कि ओवरऑल अगर देखें तो दोनों जो मैसेजेस हैं, कौन सा, एक तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करना वहाँ पर, और दूसरा अभी की बात करें तो UAE से इन्वेस्टमेंट वहाँ पर अट्रैक्ट करना, वहाँ के बच्चों को, वहाँ के यूथ को मेन स्टेक होल्डर्स के तौर पे क्रिएट करना, जिससे कि वहाँ अपने खुद के स्टेट को क्रिएट कर सकें। ठीक है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे टूरिज्म हो, कुछ भी हो, हर चीज़ का उनको फ़ायदा खुद से खुद को मिले, उसमें उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बट पॉइंट जो आता है वो यही कि देखो, कश्मीर को जब बाइफर्केट किया गया था तो उसमें ये था कि भाई कश्मीर को लेजिस्लेटिव, जम्मू कश्मीर को लेजिस्लेटिव असेंबली दे दी जाएगी, लद्दाख तो चलो यूटी बन गया, ठीक है, पर वहाँ पर डिमार्केशन करके और वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली दो और वहाँ पर उनके खुद के कानून बनाने के अधिकार उनको मिलने चाहिए। बट अभी भी डिलिमिटेशन कमीशन का नाम लेकर के गवर्नमेंट थोड़ा डिले कर रही है, बोले ये थोड़ा सा एक कंसर्निंग है। ठीक है, तो देखो ये अपने आप में ये जो इशू है इन्वेस्टमेंट वाला, ये एक तो इंटरनल सिक्योरिटी से आप कनेक्ट कर पाओगे, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप देख लोगे तो वो डिटेल पता पड़ जाएगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कोस्ट टू पे। देखो भाई, सीधी सी बात है, महंगाई ज़बरदस्त हो रही है, आपको भी पता है। तो महंगाई को कंट्रोल करने के दो तरीके होते हैं। महंगाई बढ़ने के दो कारण हैं, उन्हीं को हम सॉर्ट आउट करते हैं, वही दो तरीके। पहला काम तो ये होता है कि जी अगर सप्लाई अगर कम है किसी चीज़ की डिमांड के हिसाब से, तो महंगाई बढ़ जाएगी, अपने आप ही भाव बढ़ जाएंगे। दूसरा ये होता है कि सप्लाई तो एज इट इज़ है, पर डिमांड अचानक से बढ़ गई, इस वजह से महंगाई बढ़ गई। तो ऐसे में डिमांड पुल अगर इन्फ्लेशन होती है, अगर मांग की वजह से महंगाई बढ़ रही है, तब तो बैंक क्या कर सकता है, RBI एक काम कर सकता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो लोन लेना मुश्किल हो जाएगा या थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, तो लोग जल्दी से अपने पैसे को खर्च नहीं करेंगे या फिर उधार लेने से थोड़ा सा बैकफुट पे जाएंगे। तो ओवरऑल मार्केट में जो इकोनॉमी में जो मनी सर्कुलेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में RBI की इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। पर यहाँ पर समस्या जो है वो है सप्लाई साइड इशू। कैसे? अभी जो CMIE के द्वारा जो डेटा बताया गया है, ठीक है, जिसमें हम थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा को भी देखेंगे, लेबर पार्टिसिपेशन रेट भी देखेंगे और इंटरनेशनल सिनेरियो को भी देखेंगे। तो CMIE के हिसाब से तो ये है कि हमारे देश में मार्च में 7.6% के लगभग अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रही है और लेबर पार्टिसिपेशन रेट कितनी चल रही है, 39.5%, जो कि बहुत ही कम है। आप देखो 2008 से 2008-9 से 2018-19 के बीच में हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है लेबर पार्टिसिपेशन, जो कि लगातार रिड्यूस होता चला जा रहा है। तो उसको इंक्रीज करना ज़रूरी है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इसका मतलब क्या, लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगार हैं तो उनके पास में पैसा कहाँ से आएगा, इसका मतलब डिमांड पुल तो ये महंगा ही नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, तो वो मांग कहाँ से करेंगे। वेजेस आपने हाइक नहीं किए, वेजेस बहुत रिड्यूस किए हुए हैं, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी हुई है उस तरीके से वेजेस है नहीं। हाँ, अगर इनकम हो भी रही है ना, तो कुछ एक ऐसा सेगमेंट है, जैसे हमने बात की थी अभी, कि जैसे कोई मार्केटिंग से रिलेटेड, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, ठीक है, या फिर आप हाईली स्किल्ड या सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड या फिर इंजीनियरिंग का कोई काम कर रहा है, उन सेगमेंट्स में तो फिर भी थोड़ा सा उनकी इनकम अच्छी खासी हुई है। बाकी जो मेन जो बेस है, लेबर बेस है, उनका इतना इनकम लेवल नहीं है। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर जो महंगाई है ना वो, और दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट है, वो दोनों फंसे पड़े हैं, दोनों फेवरेबल कंडीशन में नहीं है। इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, जिसमें इन्फ्लेशन भी बढ़ी है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो इस केस में हमें कहीं ना कहीं 1970s का जो हमारा एक्सपीरियंस है ना, वो अप्लाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि 1970 का भी वही दशक था जिस टाइम पर बेरोजगारी ज़बरदस्त थी, महंगाई ज़बरदस्त थी। और महंगाई क्या थी, किसकी वजह से थी, वो थी सप्लाई शॉक। और सप्लाई शॉक भी कौन सा, इंटरनेशनल सप्लाई शॉक। उस टाइम पे अरब इजराइल वॉर था, जिसकी वजह से वही क्रूड ऑयल का इशू। अगेन हम देखें रशिया यूक्रेन वॉर, कोविड का इशू देख लो, कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा दिया, रशिया यूक्रेन वॉर आपने करवा दिया, ये हो रहा है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं सप्लाई में प्रॉब्लम आ गई और सप्लाई शॉर्टेज की वजह से ये महंगाई बढ़ चुकी है। तो देखो RBI के पास में बहुत कम स्कोप है अभी कि कैसे वो कंट्रोल करेगा, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में RBI इंटरेस्ट रेट राइज करता है
तो भी वहाँ पर इशू क्या है कि लोगों के पास में पैसे ही पहले ही कम है, आप कैसे इकोनॉमी को फिर प्रॉपर ट्रैक पे ला पाओगे। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आरबीआई के सामने है। पहले बोला जा रहा था कि ये जो इन्फ्लेशन है ये ट्रांजिशनरी है, बट ये सब्सटेंशिएट है, दैट मीन्स बहुत ही ज़्यादा सॉलिडली बेस्ड इन्फ्लेशन है। इसको कंट्रोल करने में सप्लाई साइड को ही थोड़ा सा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, नहीं तो महंगाई और बढ़ती चली जाएगी, मुश्किलें और रहेंगी। तो यहाँ पर डिमांड पुल नहीं है, ये सप्लाई शॉक्ड हमारी महंगाई है। और अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है कोविड-19 के बाद में जब से लॉकडाउन लगा है, और उसके पहले, चलो ये तो छोड़ो, उसके पहले भी 45 साल की हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रही थी 2019 में। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट आर्टिकल है स्विस प्रॉमिस। देखो इसमें तो ये राइटर जो है राल्फ हैकनर, ये एम्बेसडर हैं स्विट्जरलैंड के। तो सवाल ये उठता है, बहुत बार उठा है अभी, कि रशिया यूक्रेन वॉर में स्विट्जरलैंड ने अपना न्यूट्रल स्टैंड है वो चेंज कर दिया और रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए। तो राइटर का एक ही चीज़ कहना है कि देखो जी, हमने न्यूट्रल स्टैंड जो जब अडॉप्ट किया था ना, उस टाइम पर एक कन्वेंशन हुआ था 1907 में, द हैग कन्वेंशन 1907, और वो भी किसने कंडक्ट करवाया था? जार निकोलस सेकंड, जो कि ऑल रशियन एम्परर था, मतलब पूरी रशियन कॉन्फेडरेशन का किंग था। उस आदमी ने कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें हमने डिसाइड किया था कि भाई हम तो बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे। और न्यूट्रल स्टेट का मतलब क्या होता है? ना तो हम किसी लड़ाई में इन्वॉल्व होंगे, ना किसी लड़ाई में इन्वॉल्व कंट्री को सपोर्ट देंगे कि हाँ तू और ज़्यादा एग्रेसिवली पार्टिसिपेट कर, ना हम उस कंट्री को कभी सपोर्ट देंगे या फेवर करेंगे जो दूसरे की टेरिटरीज़ को ग्रैब करे। तो ओवरऑल अगर देखें तो अब आज की जो परिस्थितियाँ हैं उसमें स्विट्जरलैंड न्यूट्रल ही है, और कोशिश एक न्यूट्रल स्टेट की ये रहती है कि वॉर बढ़े भी नहीं। तो जहाँ पर अभी जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि रशिया पे जो सैंक्शंस स्विट्जरलैंड ने लगाए हैं उसकी वजह से स्विट्जरलैंड ने अपना न्यूट्रल स्टांस चेंज कर दिया, तो मेरा आंसर है नो, हम न्यूट्रल ही हैं, पर रशिया इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज़ ना कर ले। क्योंकि स्विट्जरलैंड में आपको पता है स्विस बैंक्स का इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनमें, तो उन्होंने उनका सैंक्शन लगाना ज़रूरी था, नहीं तो रशिया फिर इस पैसे का मिसयूज़ कर सकता था उन इंस्ट्रूमेंट्स का। तो आज भी हम पीस के लिए ही खड़े हैं, कल भी पीस के लिए ही थे। वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी की हम बात करते हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे इंडिया करता है। ठीक है, इसके अलावा स्विट्जरलैंड खुद प्रेसिडेंट रह चुका है 2015 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। तो ऐसे में हमारा टारगेट ये है कि यूरोपियन यूनियन जो कुछ भी कर रही है उसको ये देखना कि भाई यूरोपियन यूनियन किस तरीके से इस वॉर को ऑब्जर्व कर रही है। तो वहाँ पर हम बिल्कुल एक्सट्रीम नहीं जा रहे हैं कि हाँ हमने दुश्मनी ले ली है, हमारा सीधा से यही है वर्ल्ड सिक्योरिटी और वर्ल्ड पीस और रूल ऑफ लॉ कैसे मैनेज किया जा सकता है, और उसके लिए स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है। और इसके अलावा हम यूक्रेन से जो लोगों को परेशानियां हो रही हैं उन लोगों को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी दे रहे हैं। स्विट्जरलैंड की करेंसी आपको पता होनी चाहिए, वहाँ के फ्रैंक है, स्विस फ्रैंक। ठीक है, और बोले जब हंगेरियन क्राइसिस आया था, जब यूएसएसआर ने हंगरी में 1956 में इन्वेड किया था, तब भी बोले रिफ्यूजी क्राइसिस आया था। और इसी तरीके से चेकोस्लोवाकिया में भी 1968 में इन्वेड किया था यूएसएसआर ने, उस टाइम पर भी हमने रिफ्यूजीज़ को बहुत सपोर्ट दिया था। एग्जैक्टली वही ह्यूमैनिटेरियन स्टैंड पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ओवरऑल स्विट्जरलैंड का ये स्टैंड था जो हमें देखना था। तो इस डिस्कशन में जो भी आर्टिकल्स थे वो हमने डिटेल में देख लिए हैं। थैंक यू वेरी मच, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना आप।